हेलो एवरीवन, माय नेम इज एकता गुप्ता और आज का टॉपिक है एडवोकेट्स एंड द कोर्स ऑफ कंडक्ट। तो जो आर्टिकल 145 है ना, वो बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं ताकि वो रेगुलेट कर सकें कि क्या कैसे प्रैक्टिस होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे कोर्ट में। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्रेसिडेंट की सहमति होगी। यानी कि ये सारे जो रूल्स प्रोसीजर्स प्रैक्टिस वगैरह कब बना सकते हैं, विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली। अब अगर आप क्लॉज वन में सब क्लॉज ए टू जे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स या क्या क्या चीजें हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट रूल्स बना सकते हैं। और रही बात बाकी के क्लॉजेस में, तो वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं सेकंड वीडियो जो है, सेकंड पार्ट ऑफ आर्टिकल 124 टू 147। अब सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1966 में सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 4, क्योंकि टॉक्स अबाउट एडवोकेट्स। रूल वन क्या बोलता है? हु कैन अपेयर इन द सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी एडवोकेट जिन्होंने बार एग्जाम पास किए, देन दे हैव इनरोल्ड देमसेल्स और दे हैव रजिस्टर्ड देमसेल्स विद एनी स्टेट बार काउंसिल, वो इंटाइटल होते हैं कि वो अपेयर भी कर सकें एज वेल एज प्लीड भी कर सकें सुप्रीम कोर्ट के आगे। प्लीड यानी कि आर्ग्यू कर सकें या फिर अपने लीगल सबमिशन सबमिट कर सकें। पर अगर सुप्रीम कोर्ट को कभी भी लग रहा है कि कोई स्पेशल रीजन है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेस है, या ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या डिजायरेबल है, तो वो किसी किसी भी पर्सन को, चाहे वो पर्सन एडवोकेट नहीं भी है, उसको भी अलाउ कर सकते हैं कि वो आए और जो मतलब अपेयर हो सके सुप्रीम कोर्ट के बिफोर, या मतलब सुप्रीम कोर्ट के आगे वो अपेयर हो सके, अपनी बात रख सके। नाउ रूल टू टॉक्स अबाउट सीनियर एडवोकेट्स। तो जो सीनियर एडवोकेट है ना, वो एक डेजिग्नेशन होती है जो सीजीआई और जो बाकी जो जजेस होते हैं उस कोर्ट के, उनके द्वारा दी जाती है एक एडवोकेट को। अगर क्या कंडीशन फुलफिल होती है कि उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उनकी अच्छी खासी रेप्यूटेशन है, उनके पास वो काबिलियत है, उनके पास वो एबिलिटी है, तो ऐसी डेजिग्नेशन यानी कि सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन किसी भी एडवोकेट को दी जा सकती है। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उन एडवोकेट का भी कंसेंट, उनकी भी सहमति होनी चाहिए इस डेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। अब क्या बात आती है कि अगर सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन किसी भी एडवोकेट को दी जाती है, तो वो ये सारे काम नहीं कर सकते। तो ये कौन से काम है? कि वो वकालतनामा नहीं फाइल कर सकते। वकालतनामा बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है या एक ऑथराइजेशन होता है जो मतलब दिखाता है कि मैं एज एन एडवोकेट अपेयर हो सकती हूँ, आर्ग्यू कर सकती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। यानी कि मैं इन क्लाइंट की एडवोकेट हूँ। तो सीनियर एडवोकेट ये वकालतनामा नहीं फाइल कर सकते। कौन कर सकता है? अ, ये सब काम करेंगे जो एओआर यानी कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, या फिर जो जूनियर एडवोकेट होंगे वो करेंगे। अब सिमिलरली जो सीनियर एडवोकेट है, अगर मान लीजिए उनके बिहाफ पे ये वकालतनामा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या फिर जो जूनियर एडवोकेट है वो सब उन सब ने फाइल किया है, तो सिमिलरली जो सीनियर एडवोकेट है वो कोर्ट में अकेले नहीं आएंगे, अकेले अपेयर नहीं कर सकते, अकेले अपनी अपेयरेंस नहीं कर सकते। किसके साथ करनी होगी? अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और अगर हाई कोर्ट में या किसी और अदर कोर्ट में जा रहे हैं तो एक जूनियर एडवोकेट के साथ। और जो सीनियर एडवोकेट है वो खुद कोई ड्राफ्टिंग वर्क यानी कि पिटिशंस होती है, एफिडेविट्स होते हैं, वो सब नहीं बना सकते। ये सब काम भी कौन करेंगे? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या जूनियर एडवोकेट। बट जो सीनियर एडवोकेट है वो उन सब, जैसे पिटिशंस हो गई कोई भी, या कोई भी एफिडेविट है, उनको रिव्यू कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको फाइनलाइज कर सकते हैं। अ, आगे एक और पॉइंट है कि जो सीनियर एडवोकेट है वो डायरेक्टली कोई भी केस नहीं ले सकते क्लाइंट्स के लिए। कौन लेगा? यहाँ पे भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या फिर जूनियर एडवोकेट ही करेंगे। नाउ रूल 3 टॉक्स अबाउट ड्रेस कोड, कि आपको अगर कोई भी ड्रेस कोड है सुप्रीम कोर्ट का तो आपको वो फॉलो करना है जैसा भी कोर्ट ने बोला है। रूल 4 बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एओआर। तो अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन बन सकता है? कोई भी एडवोकेट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन सकते हैं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली बात तो वो सीनियर एडवोकेट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी रूल 5 में कंडीशंस दिए ना एओआर बनने के लिए, वो आपको सेटिस्फाई करनी है। पर अगर आप 8 सितंबर 1962 से पहले ही कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, तो आपको ये सारी जो कंडीशंस है या मतलब इनको फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रूल 5 में कुछ ऐसी कंडीशंस है जो बाद में ऐड हुई है। तो 8 सितंबर 1962 से पहले अगर कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही रहेंगे, वो सीज नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज की कुछ न्यू कंडीशंस ऐड ऑन कर दी गई है। अब जो रूल 5 है वो क्या बोलता है कि एओआर के लिए अगर आपको बनना है तो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। जैसे कि आपका एनरोलमेंट हो चुका होना चाहिए स्टेट बार काउंसिल में एटलीस्ट 4 साल पहले से। मतलब जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे ना फॉर एओआर, तो उसके 4 साल पहले से ही आपका एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन बार स्टेट बार काउंसिल के साथ हो जाना चाहिए।
अब आपको 4 साल हो गए रजिस्टर या एनरोलमेंट करवाए हुए, तो आपको किसी भी एओआर के अंडर 1 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और देन एओआर का एग्जाम कंडक्ट करवाती है सुप्रीम कोर्ट, वो आपको पास करना होता है। पर अगर आप कोई भी अटॉर्नी या सॉलिसिटर अगर बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी, ये जो है ना, ये बहुत ही एक प्रेस्टिजियस एंड हिस्टोरिकल, हम ये बोल सकते हैं कि बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी है, तो अगर किसी को भी 7 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ पे एज एन अटॉर्नी या सॉलिसिटर, तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। ये जो ट्रेनिंग थी ना, 1 साल की एओआर के अंदर ट्रेनिंग लेनी है और आपको फिर एग्जाम पास करना है, इन दोनों चीजों से हम उनको एग्जेम्प्ट कर देंगे। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके पास भी पावर होती है कि वो इन कंडीशंस से किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकें, स्पेशली जिनके पास, जिन भी एडवोकेट्स के पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता है या जिसके पास स्पेशल एक्सपीरियंस है, उनको भी ये जो सीजीआई हैं वो एग्जेम्पशन दे सकते हैं कि आपको ये सारी चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है एओआर बनने के लिए। अब ये जो तीनों कंडीशंस है ना, दे आर वेरी बेसिक, कि आपको ऑफिस होना चाहिए दिल्ली में विद इन 16 किलोमीटर ऑफ रेडियस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब एओआर, एज एन एओआर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो 1 महीने के अंदर यू हैव टू हायर अ रजिस्टर्ड क्लर्क और रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपीज आपको डिपॉजिट करनी है। अब मान लीजिए कि आपने ये जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं की, यानी कि आपको ऑफिस नहीं है या फिर आपने रजिस्टर्ड क्लर्क हायर नहीं किया, या ये दोनों ही कंडीशन आपने फुलफिल नहीं की, तो रूल 7 क्या बोलता है कि आपको जो चेंबर जज है वो बुलाएंगे और आपसे रीजन पूछेंगे कि वाई यू हैव नॉट फुलफिल्ड दोज कंडीशंस। तो आपको रीजन देने हैं कि क्या बात थी कि आपने ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं की। और अगर चेंबर जज को लगता है कि आपने जो भी रीजन दिए हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आपका जो एओआर का जो रजिस्ट्रेशन है, मतलब जो एओआर है, आपका नाम हटा दिया जाएगा वो रजिस्टर से। देन रूल 5 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। उसमें क्या बोलता है कि अगर आपको कन्विक्शन हो गई है किसी भी ऐसे ऑफेंस में जो इन्वॉल्व करते हैं मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल टर्पिट्यूड यानी कि वो एक ऐसा ऑफेंस है जो बहुत ही ज्यादा इमोरल है, अनएथिकल है, जैसे सेक्सुअल वायलेंस है, सेक्सुअल असोल्ट है, या फिर ब्राइबरी है, उसके केस में आपको कन्विक्शन हुई है, तो आप एओआर का एग्जाम नहीं लिख सकते कभी भी। बट ये कंडीशन कब अप्लाई नहीं होगी? जब मान लीजिए कन्विक्शन है स्टेड, यानी कि आपको कन्विक्शन हुई थी बट अभी उस पर रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि आप अपील में चले गए हैं, आपने रिवीजन के लिए फाइल कर दिया है, तो कन्विक्शन तब तक के लिए स्टे हो जाएगी, तो अब आप एओआर एग्जाम लिख सकते हैं। या फिर आपको इन ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन हुई थी बट कन्विक्शन के 2 साल पास हो चुके हैं, मतलब आपने पूरी कन्विक्शन काट ली, आपने पूरी सजा काट ली, अब सजा काटे हुए आपको 2 साल हो चुके हैं, तो आप एओआर एग्जाम के लिए अब अपेयर हो सकते हैं। देन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास ये पावर होती है कि ये जो भी प्रोविजन है उनको रिलैक्सेशन कर सके, रिलैक्स कर सके किसी भी पर्टिकुलर केस या केसेस में। देन ये जब जो सारी रिस्ट्रिक्शंस है वो कब अप्लाई नहीं होगी? जब एडमोनिशन, यानी कि आपको सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया है, या प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, की मतलब आपको सजा नहीं दी है, आपको बस ये बोल दिया है कि अभी हम आपको सजा नहीं दे रहे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि मतलब आपको गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर रखना है। बट अगर आपका गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर नहीं रहता है, तो फिर आपको कन्विक्शन होगा। रूल 6 से सिमिलरली टॉक्स अबाउट कि जो एओआर है वो क्या क्या कर सकते हैं, वही कि एक्ट कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं, देन जो भी प्रोसीडिंग्स है वो उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है कि क्या क्या चीजें एओआर जो है वो कर सकते हैं। और मुझे लगता है रूल 6 जो है वो बहुत बड़ा है, तो सिर्फ रूल 6 ए जो है वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो एडवोकेट का पोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो रूल 6 ए में ये जो भी 3 4 चीजें जो यहाँ पे लिखी है वो बस आप उसको पढ़ लीजिए कि एओआर जो है वो क्या क्या कर सकते हैं। अभी जितना हमने एडवोकेट्स के बारे में पढ़ा वो हमने सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंडर पढ़ा। अब एडवोकेट्स एक्ट 1961 क्या बोलता है? सेक्शन 16 बोलता है सीनियर एंड अदर एडवोकेट्स। वो बोलता है कि एक दो क्लासेस ऑफ एडवोकेट्स होते हैं, एक होते हैं सीनियर एडवोकेट्स, एक होते हैं जो नॉर्मल दूसरे एडवोकेट्स होते हैं वो। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि किसी भी एडवोकेट को डेजिग्नेशन दे सकते हैं सीनियर एडवोकेट की, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट रूल्स में कि सीजेआई जो जजेस होते हैं वो सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन दे सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि वो जिस भी एडवोकेट को आप डेजिग्नेशन दे रहे हो एज सीनियर एडवोकेट, उनकी खुद की कंसेंट होनी चाहिए। प्लस में कब दी जाती है? जब उनके पास वो एबिलिटी है या फिर उनकी गुड रेपुटेशन है, उनके पास स्पेशल नॉलेज ऑफ लॉ है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। ये सब कुछ चीजें हैं सेक्शन 16 में। ये दो पॉइंट्स बहुत बेसिक है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। सेक्शन 30 राइट ऑफ द एडवोकेट टू प्रैक्टिस। तो आपने इनरोलमेंट करवा ली है किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, तो अब आपके पास राइट है कि आप प्रैक्टिस कर सकें किसी भी ट्रिब्यूनल में। आप किसी भी मतलब अथॉरिटी को या पर्सन के बिफोर जो भी मतलब लॉ अलाउ करते हैं कि आप एज एन एडवोकेट अपेयर हो सकते हैं, तो आप वहां पे अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि आपने इनरोलमेंट करवा लेनी चाहिए पर स्टेट बार काउंसिल में। अब सेक्शन 35 टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट फॉर मिसकंडक्ट। तो अब स्टेट बार काउंसिल
के को लगता है या फिर किसी ने आपकी कंप्लेंट दी है कि ये जो एडवोकेट है उनका मिसकंडक्ट है, तो क्या हो सकता है कि वो जो रिपोर्ट है, मतलब वो जो केस है, वो डिसिप्लिनरी कमेटी को भेज दिया जाएगा, और एक डिसिप्लिनरी कमेटी से दूसरी डिसिप्लिनरी कमेटी से भी ट्रांसफर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि स्टेट बार काउंसिल या तो खुद कर दे या फिर कोई भी दूसरा बंदा एप्लीकेशन डाले कि नहीं, ये जो केस है वो इस डिसिप्लिनरी कमेटी में नहीं होनी चाहिए, दूसरी डिसिप्लिनरी कमेटी में आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो डिसिप्लिनरी कमेटी फिर क्या करेगी, वो एक हियरिंग डेट फिक्स करेगी, और वो जो जो भी एडवोकेट है जिन पे ऐसा एक्यूजेशन लगी है कि वो गिल्टी है मिसकंडक्ट के, उनको नोटिस भेज दिया जाएगा, प्लस में एडवोकेट जनरल को भी ये नोटिस जाएगा। अब डिसिप्लिनरी कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो दोनों साइड्स को सुनेगी, यानी कि जो कंप्लेनेंट है उसको भी सुनेगी और जिन एडवोकेट पे ये एलिगेशंस लगे हैं उन्हें भी सुनेगी। और कमेटी का जो भी डिसीजन लेगी उसके आउटकम क्या हो सकते हैं। पहला तो डिसमिस द कंप्लेंट, यानी कि जो एलिगेशन लगे थे अगेंस्ट एडवोकेट वो प्रूव नहीं हो सके, यानी कि एडवोकेट को हमने बोल दिया कि वो इनोसेंट है, तो हम डिसमिस कर देंगे कंप्लेंट को। या सेकंड, रेप्रीमांड द एडवोकेट, यानी कि जो कमेटी है वो क्रिटिसाइज करेगी एडवोकेट को कि आपने, हाँ ये आपका मिसकंडक्ट था, यानी कि जो उन पे एलिगेशन लगे वो सच प्रूव हो गए, तो वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनको वार्निंग दे सकती है, बट वो उनकी प्रैक्टिस को कोई इफेक्ट नहीं करेगा कि उनको सस्पेंड वगैरह कुछ नहीं करा, उन्हें सिर्फ एक वार्निंग दे के छोड़ दिया गया। थर्ड होता है कि सस्पेंड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस, यानी कि कमिटी ने बोल दिया कि नहीं, आप कुछ इन महीनों के लिए या कुछ इन हफ्तों के लिए आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। रिमूव द नेम ऑफ द एडवोकेट फ्रॉम स्टेट रोल, ये सबसे ज्यादा हार्श पनिशमेंट है, क्योंकि अगर आप सस्पेंड करते हैं सिर्फ, तो कमिटी ने मतलब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया कि हाँ, पे इतने हफ्ते या शायद इतने महीने प्रैक्टिस नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, पर अगर आपने रिमूव ही नाम ही रिमूव कर दिया तो आप कभी भी अपनी लाइफ टाइम में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ये जो सारी चीजें थी वो एडवोकेट क्या होते हैं, कौन सा एडवोकेट है, क्या है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। नाउ रिगार्डिंग द कि क्या कंडक्ट, कैसा कंडक्ट होना चाहिए उनका, तो फर्स्ट होता है कि ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट, जो हर एक एडवोकेट होते हैं उनकी कुछ ड्यूटी होती है कोर्ट की तरफ। तो हम वो पढ़ते हैं कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है, सिर्फ आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, बट फिर भी मैं पढ़ती हूँ कि इसमें क्या है कि मेंटेन डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन ऑफ अ केस। तो मतलब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिस्पेक्ट करें, जो भी कोर्ट है उनके आगे आप अपना केस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप, आपको सबकी, जो भी लोग प्रेजेंट है, जो भी कोर्ट है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ कोर्ट, no influence by legal means, and there should not be any kind of private communication with the judge regarding the case. Then there is restraint his client from resorting to unfair practices, अगर आपको पता है कि आपका जो क्लाइंट है वो कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस करने वाला है, कुछ गलत काम करने वाला है उस केस से रिलेटेड, तो आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको रोको। Then appear in prescribed dress and be presentable. If the client is relative or you have some kind of interest in that particular case, then as an advocate you have the duty कि आपको appear नहीं होना है इस केस में, आपको वो केस ही नहीं लेना है। इनफैक्ट अगर आपका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इस पर्टिकुलर केस में, then shall not wear bands, gowns in public places, only in court and official ceremonies you have to wear. Then can't act as surety for the clients. देन ड्यूटी टुवर्ड्स द क्लाइंट क्या है कि मतलब आपको है ना केसेस एक्सेप्ट करने हैं, अगर आपके पास कोई केस लेके आता है तो आपको केस जो है वो क्लाइंट का एक्सेप्ट करना है, अनलेस एंड अनटिल आपके पास कोई स्पेशल सर्कमस्टेंस है, कोई स्पेशल रीजन है कि आप वो क्यों केस नहीं ले सकते, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आपका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, या मतलब जो भी रीजन है, अगर वो जस्टिफाई करता है कि आप, आपको क्यों नहीं एक्सेप्ट करना, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो फिर आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। Then once case accepted, you should not withdraw from it unless sufficient cause is present. Reasonable sufficient notice must be given to the client and return the fees for the work which has not been done. जितना काम अगर आपने कर लिया है तो उसके पैसे ठीक है, बट अगर आपने, क्लाइंट ने आपको एडवांस दे दिया था और आपने बीच में केस विड्रॉ कर दिया है, तो जितना भी काम नहीं हुआ है क्लाइंट का उसके पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे। Then can't be a witness in his own case. Advocate must reveal to the clients all or any relation or interest he has in that case. Uphold the interest of the client. If appearing for prosecution, don't suppress material that can prove innocence of the accused. मान लिया कि जो प्रोसिक्यूशन है आप उसकी तरफ से अपेयर हो रहे हैं कोर्ट में, बट अगर आपको कोई ऐसे एविडेंस मिलता है जिससे प्रूव हो सकता है कि जो सामने जो ऑपोजिट पार्टी यानी कि जो एक्यूज है वो गिल्टी नहीं है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि अपनी पार्टी को जिताने के लिए, अपने क्लाइंट को जिताने के लिए आप वो एविडेंस जो है वो छुपाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। देन आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है, कोई भी जो बात है वो आपको इधर उधर नहीं करनी, जो क्लाइंट ने आपको कन्वे की है या जो आपको बातें पता चली है वो सिर्फ आप तक ही रहनी चाहिए।
should not provoke unnecessary litigation, can't charge fees that is contingent upon success or demand a share of the proceeds. अब ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं फीस तभी लूंगा जब हम इस केस को जीत जाएंगे, या फिर अगर हम केस को जीत गए तो आपको मान लीजिए कोई कंपनसेशन मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तो आप मुझे उसमें से थोड़े पैसे, उसमें से मेरा भी शेयर होगा। आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स द क्लाइंट है कि आप जो क्लाइंट का आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उसके लिए आप बकायदा फीस भी चार्ज कर रहे हैं, तो आप कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जिससे क्लाइंट का जो भी इंटरेस्ट है वो इफेक्ट हो या इम्पैक्ट हो। ड्यूटी टुवर्ड्स द ओपोनेंट क्या है, जैसे कि ऑपोजिट पार्टी है, आप उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपको अगर कोई भी कम्युनिकेशन करनी है तो आप उनके लॉयर के थ्रू करेंगे। फिर उसके बाद अगर आपने कोई भी ऑपोजिट पार्टी से कोई भी प्रॉमिस किया है तो आपकी ड्यूटी है कि वो आप उस प्रॉमिस को निभाएंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, पर वो प्रॉमिस भी लेजिटिमेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई अनलॉफुल प्रोमिस कर रहे हैं ऑपोजिट पार्टी से, जो भी लेजिटिमेट प्रॉमिस है वही सिर्फ उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देन ड्यूटी टुवर्ड्स अ कलीग, आप जिनके साथ काम करते हैं उनकी तरफ आपकी क्या ड्यूटी है कि आप अपना जो काम है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो भी एडवोकेट्स होते हैं वो अपना एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, तो आपको एडवर्टाइज नहीं करना, आपको किसी भी अनऑथराइज प्रैक्टिस में, या आप ये नहीं बोल सकते कि अपना नाम या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप किसी और लॉ एजेंसी को या किसी भी और को यूज नहीं करने दे सकते। जो जो भी अनऑथराइज वर्क कर रहे हैं, जो भी अनऑथराइज प्रैक्टिस ऑफ लॉ है, तो वो आप अलाउ नहीं कर सकते कि हाँ तुम मेरे नाम से ये जो प्रैक्टिस है वो कर लो। ये सब कुछ चीजें जो है वो प्रोहिबिटेड है और अनएथिकल भी मानी जाती है। देन ये भी बहुत बेसिक है कि डोंट एक्सेप्ट फीस लोअर देन दैट विच इज प्रिस्क्राइब्ड इफ द क्लाइंट इज एबल टू पे द सेम। अगर जो क्लाइंट है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, वो दे सकते हैं पूरे पैसे, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जो प्रिस्क्राइब फी है उससे कम चार्ज करें। देन आपको किसी और एडवोकेट ने, अगर कोई केस है, उनका केस है, तो आप उनके केस को हाईजैक नहीं कर सकते, उनका केस नहीं ले सकते। पर अगर वो जो दूसरा एडवोकेट है वो अपना कंसेंट देते हैं, उनका कोई रीजन है कि वो नहीं केस को रिप्रेजेंट कर पा रहे या नहीं केस को लड़ पा रहे, तो उनकी कंसेंट से आप उनका केस दे सकते हैं। देन ड्यूटी इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग क्या है कि जैसे एनरोलमेंट से पहले कोई भी लीगल ट्रेनिंग देनी पड़ती है किसी भी एडवोकेट को फॉर द पर्पस ऑफ एनरोलमेंट, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं पहले कोई मुझे फीस देनी पड़ेगी या मुझे पैसे देने पड़ेंगे तभी मैं ये लीगल ट्रेनिंग दूंगा। फिर ड्यूटी टू टेंडर लीगल एड, इसमें क्या है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट है जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, या वो आपको पूरे पैसे नहीं दे सकते या उतने भी पैसे नहीं दे सकते, और अगर आपकी भी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है, तो एक ड्यूटी होती है एडवोकेट की कि वो ऐसे केसेस लें, मतलब लीगल एड प्रोवाइड करें, बट प्रोवाइडेड कि योर इकोनॉमिक कंडीशन इज ऑल्सो गुड।